भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ये विश्व का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का खिताब रखता है। भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां 3 खंभों पर खड़ा लोकतंत्र पूर्ण रूपेण विकसित होकर आज विश्व को अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में न केवल बता रहा है बल्कि टीच कर रहा है कि कैसे सुचारू रूप से लोकतंत्रात्मक व्यवस्था चल सकती है। भारत एक ऐसा देश है जो 3 खंभों पर खड़ा अपनी संपूर्णता के साथ सारी गतिविधियां आगे बढ़ा रहा है, जहां विधायिका कानूनों का निर्माण करती है, न्यायपालिका कानूनों का परीक्षण करती है कि कानून सही है या गलत, वहीं कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और लागू करने में हो रही परेशानियों से सरकार को अवगत कराती है, ताकि जब कभी भी उन कानूनों के संदर्भ में कोई निर्णय लेने की बात आए, कोई चेंजेस करने की बात आए, तो उनके इनपुट को ध्यान में रखकर ये सारी चीजें की जाए। स्टूडेंट, भारत की ये विशेषता है कि ये तीनों खंभे एक दूसरे से जुड़े भी हैं और शक्तियों का पृथक्करण भी है। शक्तियां तीनों की अलग अलग डिफाइंड भी है, लेकिन कई बार एक्सरसाइज करने के दौरान एक दूसरे की शक्तियां ओवरलैप करती हुई भी दिखाई देती है। आज उन्हीं ओवरलैपिंग के संदर्भ में एक विशेष टॉपिक जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट किसी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए माना जाता है, न्यायिक सक्रियता, उसके विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि शब्द से आपको पता चल रहा होगा, न्यायिक सक्रियता अर्थात न्यायपालिका यदि अधिक सक्रिय हो जाए। सक्रिय का मतलब क्या? न्यायपालिका के अपने अधिकार हैं, उसके अपने कर्तव्य हैं, और न्यायपालिका यदि अपने आधिकारिक कर्तव्यों को बहुत ही तेजी से एक्सरसाइज करते हुए कई बार कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्रों के भी उनके संदर्भ में भी अगर जो निर्णय देती है, तो ऐसे कंडीशंस को जनरली न्यायिक सक्रियता के तहत माना जाता है। हालांकि न्यायपालिका ऐसे निर्णयों को व्यापक सामाजिक हित, व्यापक आर्थिक हित और देश की जनता की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्रों की तरफ हाथ आगे बढ़ाती है। लेकिन सामान्य स्थिति में ऐसी स्थिति नहीं होती। फिर भी हम इस न्यायिक सक्रियता के विषय में आज चर्चा करने जा रहे हैं। न्यायिक सक्रियता अर्थात न्यायपालिका सक्रिय हो रही है। सक्रिय किस स्तर तक हो रही है? सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि न्यायपालिका के अधिकार क्या है। स्टूडेंट, न्यायपालिका के अपने कुछ मूल अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, और उसके आधार पर वो व्यापक पैमाने पर अपनी गतिविधियों को संचालित कर रही होती है। जहां तक हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों अभिलेखीय न्यायालय हैं और इन दोनों के अपने कार्य व्यवहार और संपूर्ण शक्तियां पूरी तरह व्याख्यायित की हुई है, जिस पर हम लोग आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के क्या अधिकार हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों की चर्चा की जाए ब्रीफली, तो इनका अपीलीय अधिकार है। अपीलीय अधिकार के तहत अनुच्छेद 132 से लेकर 136 तक सर्वोच्च न्यायालय मूल रूप से अपील सुनता है, और उसके तहत जो सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है वो मूल अधिकारों के संरक्षक के तौर पर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत व्यापक पैमाने पर अपनी शक्तियों का नहीं, आप गड़बड़ा दिए, हमको इसमें नहीं चाहिए, संरक्षक के तौर पर काम कर रही होती है, जहां किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों के संरक्षक की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट सीधे रिट एक्सेप्ट करती है। और ये रिट सामान्य तौर पर 5 प्रकार के होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। तीसरी बात अगर जो करें तो सुप्रीम कोर्ट सलाहकार की भूमिका में होता है। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी कानूनी या संवैधानिक पहलू पर राय लेता है। राय सुप्रीम कोर्ट देती है,
लेकिन ये राय बाध्यकारी नहीं होता, अर्थात इसको माना भी जा सकता है, नहीं भी माना जा सकता है। चौथी बात करें तो हमें दिखाई देता है स्पेशल लीव पिटीशन, एसएलपी जिसे हम कहते हैं। अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव पिटीशन एक्सेप्ट करती है, जिसमें किसी भी प्रकार की स्पेशल लीव पिटीशन को एक्सेप्ट करने का सुप्रीम कोर्ट को पावर है और वो अपने इस पावर को एक्सरसाइज कर रही होती है। पांचवी चीज है संवैधानिक व्याख्या। संविधान के विभिन्न प्रावधानों को व्याख्यायित करने का सुप्रीम कोर्ट का प्राथमिक उत्तरदायित्व है और इस कारण से सुप्रीम कोर्ट संविधान के जितने भी संवैधानिक बंध हैं उनको व्यापक पैमाने पर व्याख्यायित करने के लिए मूल रूपेण उत्तरदायी होती। छठी बात करें तो विवाद समाधान, खास करके केंद्र राज्य विवाद और ऐसे विवाद जब दो राज्यों के बीच में हो, केंद्र और राज्य के बीच में हो, तब सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत ही उपयोगी हो जाती है और अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के मामलों में हस्तक्षेप करती है। सातवीं जो है वो है संविधान संशोधन की समीक्षा। सुप्रीम कोर्ट संविधान के संशोधन को भी समीक्षा कर सकती है कि क्या ये संविधान के मूल ढांचा या मूल अवधारणा के अनुकूल संशोधित हुआ है कि नहीं हुआ है। और सबसे अंत आठवीं, जो कुछ खास करके आप कह सकते हैं कि 1980-90 के दशक में विकसित हुई, वो है पीआईएल। पीआईएल के जनक के रूप में भारत में पीएन भगवती, जस्टिस पीएन भगवती को माना जाता है और ये ऐसे मामले थे जो व्यापक जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, व्यापक जनहित के ऐसे मुद्दे जिस पर ना तो सरकार और न ही कार्यपालिका कोई निर्णय ले पा रही है या एग्जीक्यूट कर पा रही है, ऐसे मुद्दों को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अपने अधीन लेकर, अपने पास लेकर और सुनती है और उस पर निर्णय देती है। और यहीं से, इसी पीआईएल से जन्म होता है आपको खास करके इस न्यायिक सक्रियता का, जो कि आपने व्यापक पैमाने पर सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर, खास करके आप अगर जो देखें तो शुरुआत के दौर में सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दे रही थी संविधान के मूल ढांचे और तमाम सारी चीजों में के संदर्भ में, लेकिन 70 के दशक में बड़ी तेजी से ये सारी चीजें आई और हर चीज को उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया और कई फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े व्यापक पैमाने पर संविधान के मूल ढांचे, उनको संशोधित करने की शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट का अधीक्षण अधिकार और इन तमाम सारी चीजों को व्याख्यायित किया, जिसमें यदि आप देखेंगे तो 1967 का गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का फैसला बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें मौलिक अधिकारों के संशोधन के संदर्भ में फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और कहा था कि मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं किया जा सकता, एक सीमा तक ही हो सकता है और उसको 9वीं अनुसूची में भी हम डालकर नहीं रख सकते, इस तरीके की बात। इसके बाद 73 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में भी सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल संरचना के विषय में व्यापक पैमाने पर बताया और कहा कि संविधान का मूल संरचना और मूल ढांचा बदला नहीं जा सकता और उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा। एमसी मेहता बनाम भारत संघ 86 में, इसमें पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण पहलू पर सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक पैमाने पर अपने निर्णय दिए। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संदर्भ में व्यापक पैमाने पर फैसला दिया। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में फैसला दिया और अंततः आईआर कोहली बनाम तमिलनाडु राज्य जो 2007 में हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि 9वीं अनुसूची में यदि कोई विषय है तो सुप्रीम कोर्ट उसको भी न्यायिक पुनरीक्षण उसका भी वो कर सकता है। अब बात उठती है ये 9वीं अनुसूची क्या है। 9वीं अनुसूची की शुरुआत अगर जो आप देखें तो 1951 से होती हुई शुरुआत दिखाई देती है, जहां पर एक ऐसा पॉकेट बनाया गया पहले संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें कि खास करके भूमि संबंधित अधिकार जो मूल अधिकार के रूप में थे, उनके संदर्भ में बहुत विरोधाभास की स्थिति हो जा रही थी। सरकार को विकासात्मक गतिविधियां चलानी थी, भूमि अधिग्रहण नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए पहले संविधान संशोधन 1951 में
भारत की सरकार ने 9वीं अनुसूची में ऐसे विषयों को डालना प्रारंभ किया और कहा कि 9वीं अनुसूची के विषय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायिक पुनरीक्षण के दायरे से बाहर रहेगा। शुरुआत में इसमें 13 मामलों को डाला गया, बाद के कालखंड में यह बढ़ते बढ़ते सैकड़ों मामले चले गए। लेकिन इस मामले में आईआर कोहली बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि 9वीं अनुसूची के विषय में को भी न्यायिक पुनरीक्षण के दायरे में लाया जा सकता है वहां तक जहां तक कि यह संविधान के मूल ढांचे के विपरीत होता दिखाई देगा। अर्थात सीधे तौर पर हम कहें तो आज के संदर्भ में अब 9वीं अनुसूची में भी कोई विषय ऐसा नहीं है जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरीक्षण की स्थिति में नहीं आ सकता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग बात करते हैं भारत में न्यायिक सक्रियता के विकास की। तो हम देखते हैं कि भारत में न्यायिक सक्रियता के विकास के पहले मूल रूप से 20वीं शताब्दी या उससे भी पहले कहें 19वीं शताब्दी में अमेरिका में यह न्यायिक सक्रियता की स्थिति देखने को मिली, जहां जुडिशियरी बड़े व्यापक जनहित के मुद्दों पर फैसला ले रहा था, बड़े व्यापक पैमाने पर जनहित के मुद्दों पर फैसला ले रहा था। 20वीं शताब्दी में तो न्यायपालिका ने यूएस में स्पष्ट कर दिया कि जनहित के मुद्दों पर वो व्यापक पैमाने पर फैसला लेगा और ये सक्रियता वहां पर जुडिशियरी का देखने को मिला। भारत की बात करें तो हमें 1970 से 80 के दशक में हमें ये दिखाई देता है कि यहाँ पर न्यायिक सक्रियता जैसे शब्द आने लगे हैं। खास करके पीआईएल का जब दौर चला, जस्टिस पीएन भगवती के दौर में ये और भी सक्रिय हो गया। न्यायिक सक्रियता के पहलुओं को अगर जो हम बात करें, न्याय संगतता की बात करें, तो न्यायिक सक्रियता की न्याय संगतता कई कारणों पर निर्भर होती है, जैसे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में, सामाजिक न्याय के संदर्भ में, संविधान की व्याख्या के संदर्भ में। न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में यह भी बात कही जाती है कि जब खासकर ये तब और उभर कर भारत में आया जब 90 के दशक में बड़े पैमाने पर कमजोर, एक तरीके से कहें कमजोर या बहुत सारे पार्टियों की मिलीजुली सरकारें, कोलिजन गवर्नमेंट का निर्माण हुआ। ये कोलिजन गवर्नमेंट बहुत छोटी छोटी सी पार्टियां मिलकर, हर स्टेट की अपनी अपनी पार्टियां मिलकर और केंद्र में एकजुटता के साथ सरकार बना रही थी। सभी पार्टियों का अपना एक अलग मुद्दा था, अपना वोट का आधार था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक ऐसे मुद्दे जो व्यापक जनहित में उन पर निर्णय लेने की आवश्यकता थी, उन मुद्दों को लोगों ने टच ही नहीं किया। चूंकि यदि केंद्र सरकार उसको टच करने की कोशिश कर रही थी, उस पर कोई कानून बनाने की कोशिश कर रही थी, तो किसी न किसी एलाइज पार्टी को उससे नुकसान हो रहा था। तो इन कारणों से व्यापक जनहित के सामाजिक, आर्थिक और कई मामलों में राजनीतिक भी स्थितियां ऐसी हुई कि जिस पर कि बड़े पैमाने पर निर्णय नहीं लिया जा सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन के रूप में इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया और बड़े पैमाने पर इसमें निर्णय देने प्रारंभ कर दिए। कई बार ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है कि जब सरकार बहुत सारी पार्टियों की मिलीजुली होती है तो सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर बहुत स्पष्ट निर्णय नहीं हो पाता और कई बार ऐसी भी स्थिति देखने को मिलती है जब सरकार एक दल की बहुत बड़े बहुमत से बनती है, तो वैसी सरकार में भी सरकार बहुत मजबूत होती है, तो उनका भी एक अपना आधार होता है। तो सामाजिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे जो व्यापक जनहित के होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने आप पीआईएल के माध्यम से न्यायिक सक्रियता की जो अवधारणा विकसित की, वो कहीं ना कहीं जायज होती दिखाई देती है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है, इस पर विवाद की स्थिति है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की यह न्यायिक सक्रियता की अवधारणा वास्तविक रूप से ठीक है, सही है, वाजिब है। तो देखिए, इसके बहुत सारे पहलू हैं। प्राइमरली अगर जो देखें तो यदि सरकार व्यापक जनहित के मुद्दों पर कानून नहीं बना पा रही है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट अगर जो उसको टेकअप कर रहा है तो व्यापक जनहित की बात उठती है।
लेकिन कई बार हमें भी ऐसा दिखाई देता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तो शक्तियां 226 अनुच्छेद 226 में और भी व्यापक है। तो वो ऐसी स्थिति हो जाती है कि रोजमर्रा के कार्यपालिका के कार्यों में, विधायिका के कार्यों में, कार्यपालिका के कार्यों में खासकर बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप कर रही होती है। तो कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि इससे न्यायपालिका के काम खुद भी प्रभावित होते हैं। जहां करोड़ों करोड़ मुकदमे अभी भी लंबित हैं, वर्षों तक लोग मुकदमों के फाइनल फैसले का इंतजार कर रहे हैं, वहां पर जो मुख्य रूप से कोर्ट का सबसे प्राथमिक उत्तरदायित्व है, उस जगह पर अगर जो ऐसे मुद्दे जो बहुत आवश्यक नहीं हो, अगर जो उनको कार्यपालिका के ऐसे मुद्दे जो बहुत आवश्यक नहीं हो, उन पे समय अगर जो जा रहा है, तो इस संदर्भ में आलोचना देखने को मिलती है और कहा जाता है कि कार्यपालिका के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर ये न्यायपालिका का हस्तक्षेप है और इसको अतिक्रमण भी कई बार कह दिया जाता है। लेकिन न्यायिक सक्रियता यदि एक दायरे में रहकर व्यापक जनता के भलाई के लिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कई बार एक्सरसाइज करके दिखाया अपने पावर को, वो किया जाता है, तो भारत की जनता के लिए ये व्यापक पैमाने पर लाभकारी है। लेकिन इसको भी अपने दायरे में रहकर ही करना चाहिए। रोजमर्रा के कार्यपालिका के कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप से यहां भी बचना चाहिए, जिससे कि शक्तियों का संतुलन बना रहे और भारत जैसे विश्व के सुंदरतम लोकतंत्र की खूबसूरती बरकरार रहे, जहां 3 खंभों पर खड़ी हमारी लोकतंत्र विश्व को लोकतंत्र का संदेश दे रही है, शक्तियों के पृथक्करण और शक्तियों के वाजिब इस्तेमाल के साथ।